होता है? पैरेलल, क्योंकि उनके बीच में एंगल अपना 0 बन गया ना, या तो अपना 0 या फिर अपना 180। तो हम लिखेंगे कि ए वेक्टर प्लस जो सी वेक्टर है दिस इज पैरेलल टू बी वेक्टर। सर आपने जब कॉमन लिया बी बाद में लिखा तो वो उसका फर्क आता है ना, अगर पहले लिखा या फिर बाद में लिखा? भाई यहाँ भी तो बाद में है, यहाँ भी बाद में है, यहाँ भी बाद में है, तो यहाँ भी कैसा आएगा? बाद में आएगा ना। हाँ सर। अगर वो पहले होता तो पहले आता। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम बी वेक्टर, क्योंकि जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में मैग्नीट्यूड का ही डिफरेंस होता है। ये लोग बार बार क्यों ज्वाइन कर रहे हैं भाई? एक बार में क्यों नहीं आए? ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में सिर्फ क्या रिलेशन है? एक लैम्डा का फर्क है, कोई नंबर। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर ए वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन बी वेक्टर है, तो तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो क्या आएगा? 0 नहीं तो 180। यहाँ 0 आएगा क्योंकि माइनस साइन नहीं लगा हुआ ना। ये यहाँ पे आएगा। एंटी पैरेलल भी तो मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे नंबर कैसा है? पॉजिटिव नंबर है ना। तो जब तुम्हारा पॉजिटिव नंबर होता है तो कैसे होते हैं? पैरेलल। और जब तुम्हारा ये आ गया नेगेटिव नंबर आ गया तो कैसे बन गए? एंटी पैरेलल। हाँ सर। क्योंकि अगर किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उसी तरफ रहता है, बस मैग्नीट्यूड चेंज। लेकिन अगर तुमने उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड तो उतने टाइम्स हो ही जाएगा, जैसे यहाँ भी कितना 2 टाइम्स हो जाएगा, बट इट विल ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन। फाइन। सर वो क्रॉस प्रोडक्ट का वो नहीं समझा कि वो 0 है तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? हाँ हर्षित, ए क्रॉस बी 0 कब होता है? सर वही थोड़ा डाउट था। अबे डाउट नहीं है, इसको बोलते हैं बेवकूफी कि तुमने घर पे जाके एक क्वेश्चन भी नहीं किया अपने आप से। इसको डाउट नहीं बोलते हैं। रिवाइज किया था? हाँ सर, नोट्स रिवाइज किए थे कल। क्या होता है ए क्रॉस बी? क्या होता है बताओ? ए क्रॉस बी क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है आगे? इसके इक्वल क्या होता है? सर ए क्रॉस बी मतलब ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। सर ए बी साइन थीटा होता है। ये होता है? हाँ। अब बताओ, जब इसकी वैल्यू अगर अपने 0 है तो कौन सी चीज अपने 0 होगी? साइन थीटा। और जब साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। फिर अच्छा तो इसमें कौन सा डाउट आ गया तुमको? वही सर, और थोड़ा डायरेक्ट लिखा था। डायरेक्ट नहीं ना बेटा, तुम क्या चाहते हो कि तुमको सब चीजें बता दे, तुमको अपने आप से क्वेश्चन भी नहीं करना है। थोड़ा मेहनत करो, कल के पेपर में ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे सारे क्वेश्चन कि तुमने बस कहा और क्वेश्चन हो गया। हाँ, अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था भाई, कौन सा क्वेश्चन पूछा था इसका? लेक्चर 7 आइस का कौन सा क्वेश्चन पूछा था? अरे शायद बोलोगे? से 9 पूछा था सर। हाँ 9। हाँ ठीक। सर। और किसी को क्वेश्चन पूछना हो लिखा मत करो चैट में यार, वो चैट की विंडो आती है वापस चली जाती है ना, फिर इतने में दिखता ही नहीं मेरे को। तो अब बोल दिया करो एक एक करके। क्वेश्चन 9 में बोल रहा है कि एक अपना शिप है, एक हमारे पास मोटर बोट है, दोनों का कोलिजन करवाना है। तो कोलिजन करवाना है तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी टाइम पे दोनों का एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सेम करना है। तो पहले सपोज हम बात करते हैं मोटर बोट की। तो पहले हमने लिखा मोटर बोट। बताओ उसका इनिशियल पोजीशन क्या दिया हुआ है? उसने बोला ना स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, तो स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। तो वो कितना है? -3i कैप -4j कैप। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। हाँ
हाँ सर दिया है। हाँ सर नहीं, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। ये भाई ये तो पोजीशन है और वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी हाँ, वेक्टर। सर वही- a i कैप प्लस b j। ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये हमने अज्यूम किया है क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √50, हमको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ ना, तो हमने क्या बोलते हैं, अज्यूम कर लिया कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा इस वेक्टर का? √50। सर वो दिया है। √a² प्लस b², और वो हमको क्या दिया हुआ है? √50। दैट मीन्स a² प्लस b² इक्वल टू 50। इसको अब बोल दिया इक्वेशन 1। अब मुझे बताओ, तुमको इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल पोजीशन कैसे आता है? ऐड करके। ऐड नहीं ना, पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ, निकालते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पहले। पहले यस, हमने निकाला इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? ATi कैप प्लस DT J कैप। अब अगर मैं निकालूं फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन क्या होता है? अपना इनिशियल पोजीशन प्लस प्लस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। इसके क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। हाँ तो सर। क्या बन जाएगा? AT माइनस 3 आई कैप प्लस BT माइनस 4 J कैप। ये हमारे पास में आ गया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द कोऑर्डिनेट XY कोऑर्डिनेट ऑफ मोटर बोट। अब बात करते हैं शिप की। शिप r वेक्टर है ना, फाइनल पोजीशन ऊपर आ- हाँ, तो है ना, वेक्टर ही तो है ना, पोजीशन वेक्टर। ओके, इसका इनिशियल पोजीशन क्या था शिप का? 3 आई कैप माइनस J कैप, और यहां पे इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या दिया हुआ था? 3 आई कैप प्लस 4 J कैप। अब बताओ इसका फाइनल पोजीशन कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? सर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर तो पहले पहले तो तो डिस्प्लेसमेंट पहले निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 3t आई कैप प्लस 4t 40 J j कैप। कैप। अब इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा फाइनल? तो फाइनल क्या बन जाएगा? 3t प्लस 3 आई कैप प्लस 4t माइनस 1 J कैप। अब अगर शिप और मोटर बोट को कोलाइड करना है तो मतलब उनके एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को सेम किया तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो क्या बनेगा? 3t प्लस 3 इक्वल टू 8t माइनस 3। तो ये यहां से a का वैल्यू क्या बन जाएगा? 3 इधर आएगा, हाँ, या फिर ये बन जाएगा 3t प्लस 6 अपॉन ए। 6 अपॉन ए t। टी। हमको a का वैल्यू निकालना है ना। हाँ सर, टी। फिर हम इसको इक्वल करेंगे, जो इसका y कोऑर्डिनेट को अगर इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4t माइनस 1 इक्वल टू bt माइनस 4। तो यहां से अपने b का वैल्यू क्या बन जाएगा? 4t प्लस 3 3 अपॉन अपॉन टी। t। अब देखो, ये है a, ये है b, इन दोनों को इसके अंदर पुट कर दो। तो एक्चुअली है ना, वहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक है क्योंकि और ए की वैल्यू डायरेक्टली 3 आ जा रही थी और नहीं। टाइम में गड़बड़ी है। नहीं, मैं a का वैल्यू नहीं आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ है a, यहाँ पे ये है 3 है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आता है। नहीं सर, एक्चुअली है ना, वो जो उसके अंदर दोनों साइड पे सेम था, लाइक 3t प्लस 3 और 3 इज इक्वल टू 8t प्लस 3 ऐसा आ रहा था। क्या क्या फिर से बोलो? सर वो रॉन्ग था सर, वो साइन का गलती था उसमें। हाँ सर, आपने वो जो सॉल्यूशन भेजा था उसमें सर साइन उसमें माइनस 3 आई कैप ले लिया था आपने। हाँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब यहाँ देख लो, है ना, हो जाता है, लिखते लिखते गलती हो जाती है ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 3t प्लस 6 अपॉन t, इसका स्क्वायर
प्लस b का वैल्यू कितना है 4t प्लस 3 अपॉन t इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए 50। कितने वेरिएबल है इक्वेशन में यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। एक बस एक ही वेरिएबल है t और ये अपना इक्वेशन कैसा बनेगा क्वाड्रेटिक स्क्वायर आ रहा है ना क्वाड्रेटिक हाँ, आता है सर। सॉल्व करना आता यस है सर। क्योंकि तुमको करवा दिया गया है मैथ्स में। तो इस वाली इक्वेशन से हम फाइंड आउट का क्या कर लेंगे t और ये जो आएगा t इस t को जब इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास में xy कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फाइन भाई अगर मुझे t का वैल्यू पता है तो मुझे सब कुछ पता है ना। अगर t का वैल्यू यहां डालूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा ab आ जाएंगे और अगर अब t का वैल्यू यहां डालूंगा तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फाइन लिखो और कोई इसके अंदर लेक्चर 7 आइस में सर एक बार बता सकते हो आपने रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 50 क्यों लिखा? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना कि मोटर बोट इज गोइंग विद ए स्पीड रूट 50 तो स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वो ना डायरेक्शन ही ओके। तो उसके अंदर नहीं है हाँ हाँ सर वो ओके। उसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैंने वेलोसिटी को ए आई कैप प्लस बी जे कैप बोला है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन गया अपना ए स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके तो सर। उसको अपने 50 होना चाहिए ना। ओके सर। सर आइस का 3 थोड़ा सा एक बार करवा सकते हैं क्या मतलब एक बार समझा दीजिए बस। सर 3 कौन घंटा सा आएगा आइस ना का हम लोग आइस का 3 3 find a vector in xy plane whose magnitude is 5 and perpendicular to this। सर यस हाँ कर सकते हैं बताओ कि कैसे किया क्या करोगे। सर लाइक रिलेशन होगा उन दोनों के वो जो ए वेक्टर है सपोज आई कैप प्लस 5 जे कैप बी वेक्टर होगा सर लाइक कुछ भी सर उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा सर वो उन दोनों का डॉट डॉट देखो मल्टीप्लिकेशन मत बोला करो ना उसमें स्पेसिफाई अच्छा क्या करो कौन सा मल्टीप्लिकेशन। डॉट तो 0 होगा सर। यस फाइन और यस सर उसके बाद जब मैंने क्या मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है सर मतलब लाइक गलत आंसर आ रहा है आपने जो सॉल्यूशन भेजा था उसका गलत आंसर मतलब और कुछ आंसर आ रहा है सर। सर एक मिनट लिखना है ये तो मैंने हटा दिया यार फिर उसके बाद मत मिटाओ उतना हो गया। हाँ ठीक। तो देखो उसने बोला है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका इस वेक्टर के साथ में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। फाइन तो ये लो यस सर तो हमने अज्यूम कर लिया उस वेक्टर को ए आई कैप प्लस बी जे कैप सपोज। यस सर तो पहली कंडीशन क्या है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5 सर 5 तो क्या इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर square प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 सर 25। और सेकंड कंडीशन मुझे क्या दी हुई है कि दिस वेक्टर इज ए परपेंडिकुलर टू सपोज इसको मैंने बोल दिया वेक्टर p क्या दिया हुआ p वेक्टर आई कैप प्लस 5 जे जे कैप कैप तो मुझे दिया हुआ है कि a वेक्टर डॉट p वेक्टर क्या बन जाना चाहिए 0 सर 0। तो यहाँ से क्या बनेगा सर a plus 5b is equal to 0। a प्लस 5b इक्वल टू 0। सर तो तो यहाँ a से क्या लिख equal सकता to हूँ minus 5b। a इक्वल टू माइनस 5b 5b तो यहाँ पे डाल दो तो a अच्छा सर सॉरी मैंने ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक किया था सर सॉरी सर समझ सर में आ गया सर की ठीक है वैल्यू आ जाएगी इसकी हाँ वैल्यू आ जाएगी b रूट 26/5 आ जाएगी। हाँ तो वो जो हमारे पास में नंबर्स आएंगे उनको हम यहाँ पे ना पुट कर देंगे। यस सर Fine? समझ गया हाँ सर हो गया मिटा सकते हो गया। सर तो रूट 26/5 प्लस माइनस दोनों लेंगे ना हम लोग यस हाँ क्योंकि प्लस माइनस नहीं उसका भी रीजन है बताओ क्यों। क्योंकि सपोज तुम्हारे पास में एक है ना वेक्टर है ये एक वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कितने होंगे 2 एक ये ऊपर वाला एक ये हाँ वाला। हाँ हाँ सर हाँ सही है तो सही। ऊपर वाला प्लस वाला बन जाएगा नीचे वाला माइनस वाला बन जाएगा। यस सर ये 2 आंसर आएंगे। ओके सर। सर बी का मुझे उल्टा आंसर आ रहा है +-5/√26। 5/√20 हाँ तो आने दो उससे क्या हाँ फर्क सर पड़ता वही है। आ रहा है। हाँ तो आने दो ना प्रॉब्लम क्या है। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा।
भाई हमारे सामने इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास में, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ चलो लेक्चर 6 में आए। सर लेक्चर 7 के ट्यूटोरियल के अंदर क्वेश्चन 10 में बता। क्वेश्चन हाँ सर 10 11 12 10 11 से डाउट है। देखो 10 और जो 11 है वो थोड़े से 14 भी सर थोड़ा सा कौन सा सर 14 हो गया सर, सॉरी सर। 14 में क्या हो गया यार, वो तो आसान तुमको था। बस सारे पॉइंट्स के अपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, और कोई भी अगर अपने वेक्टर निकालना है तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ठीक है, अभी बताता हूँ 11 एंड 12 बताते हैं, नहीं तो पहले करते हैं क्वेश्चन 10, 10। ठीक है, फिर करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 10 में उसने बोला है कि ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी v, ठीक है। तो ये लो हमने एक्सिस बना दिया एक, ये हमारे एक्स वाई एक्सिस, ये जो पॉइंट है इसको हमने बोल दिया O। अब बोला है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन ए स्ट्रेट लाइन। अब बताओ स्ट्रेट लाइन कहां बनानी है कि कैसे बनानी है, बताओ। कैसे ही बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, रैंडमली एक लाइन बना ली, सपोज ये हमने एक लाइन बना ली, पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा है ना। तो पहले वो यहां पे था तो इसका पोजीशन यहां था, फिर यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया। तो कोई भी पॉइंट ले लो ना, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P, तो हमारा ओपी वेक्टर क्या बन जाएगा, ये अपना हो गया ना ओपी वेक्टर। और ये जो ओपी जो लेंथ है, सपोज इसको मैंने बोल दिया L एक बार के लिए, ये एंगल सपोज हमने बोल दिया थीटा, और यहाँ पे क्या है उसका वेलोसिटी वेक्टर है ना, इस लाइन के अलोंग ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है ना, ऑपोजिट एंगल। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ओपी क्रॉस वी क्या आएगा, ओपी क्रॉस वी बताओ। हाँ किसने पूछा था, हेलो अबे सुन रहा है, आवाज ही नहीं आ रही किसी। सर तो ओपी इंटू क्रॉस बी आएगा, उसका मैग्नीट्यूड मतलब सर, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इसका सर, मैग्नीट्यूड हम लोग कितना है, ओपी का कैसे मैग्नीट्यूड कितना है, क्रॉस करना है? ओपी इसका मैग्नीट्यूड है L, ठीक है, उसका वेलोसिटी v, और इनके बीच में एंगल कितना है, साइन। तो ऐसे लिख दूं कि v इंटू L साइन थीटा, भाई एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई करना है ना इनको। हाँ। ओके हाँ। अब देखो मैंने क्या किया, यहां से एक अपना परपेंडिकुलर अपने ड्रॉप कर दिया, ये तो ये अगर है L, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये जो साइड है इसको बोलेंगे ना परपेंडिकुलर लाइन। सपोज इसको मैंने बोल दिया D, तो L साइन थीटा क्या बन जाएगा, D, राइट। एंड D इज कांस्टेंट ना, चाहे मैं यहां रहूं तो भी ये तो इतना ही रहेगा D, चाहे मैं यहां रहूं तो भी ये तो इतना ही रहेगा D। मतलब OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, सर D है ना। सर D D लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा ना। क्या चीज, क्या बोल रहे हो सर मतलब क्वेश्चन में दिया है कि एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रही है कांस्टेंट स्पीड v के साथ। हाँ ये है, बोला कि सर्टेन टाइम p पे उसका पोजीशन P है, हो गया फिक्स्ड पोजीशन। हाँ O इज अ फिक्स्ड पोजीशन, तो हमें पता कैसे चला उधर से ये करना है हमें, मतलब हाँ। अबे ओपी वेक्टर क्या बनेगा, कोई भी अपना वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल ना। तो ओपी वेक्टर कौन सा वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर बनेगा ना अपना ओपी वेक्टर। तो जब भी तुम ये काम में लेते हो ना ये, तो इसके अंदर तुम्हारे पास में क्या आ गया, मतलब L साइन थीटा आ गया। L साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस अगर L है तो यहाँ पे आ जाएगा ना L साइन थीटा, मतलब हाँ वहां पे आ पॉइंट जाएगा। और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब
चाहे तुम यहां बैठो चाहे यहां बैठो, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है ना, और हाँ। उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो मतलब क्या हुआ, OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ये हमने प्रूव कर दिया। सर वो लास्ट आपने स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो? ओपी अबे डी क्या है पहले ये बता, डी क्या बोला मैंने? सर एल साइन थीटा, मतलब ओपी का जो लेंथ डी क्या है? सर व्हाट इज डी इन दिस फिगर? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है चाहे मैं यहां बैठूं या यहां बैठूं या यहां बैठूं या यहां बैठूं? क्या ये वाला डिस्टेंस चेंज हुआ? नहीं ना। तो मतलब क्या हुआ, डी इज कांस्टेंट हाँ एंड स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट ही है। तो मतलब पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहीं भी रहो, तुम्हारा जो OP क्रॉस V है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओ चलो इसमें आओ अपने 11 में। इसमें क्या दिया हुआ है, तुमको एक फोर्स दिया हुआ है, फोर्स है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस QV क्रॉस B। B जो होता है B इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? अरे बोलो। सर क्यू क्या डिनोट करता है? चार्ज ना? चार्ज चार्ज चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ तो अबे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये हो गया सिर्फ, ये हमारे पास बन गया मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये किसी भी पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला टोटल फोर्स है। अब उसने क्या बोला है कि फोर्स को हमको क्या करना है? हाँ भाई, फोर्स को क्या करना है? जीरो फोर्स को हमको जीरो करना है। तो ये हमने जीरो कर दिया, तो मतलब क्या बन जाएगा? सर Q इज इक्वल टू माइनस Q ब्रैकेट में V इंटू B। तो चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, कैंसिल कर सकता हूं मैं। यस सर। चार्ज ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B। सर इसे हम Okay. V क्रॉस V कर सकते हैं। नहीं वो एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। बताओ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन में? सर X एक्सिस। एक्सिस X और axis में, मैग्नेटिक फील्ड वाई। ठीक है। तो ये कहाँ पे बन गया, आई कैप में, और ये कहाँ पे दिया हुआ है, J सर में। J कैप। सर जे कैप। तो बताओ कि हमारा वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे होना चाहिए कि मेरे पास में आई कैप आ जाए? सर K कैप में होना चाहिए। के कैप में, सो दैट के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई, और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। तो हमने बोल दिया कि जो वेलोसिटी है वो कहाँ की तरफ होनी चाहिए, के कैप में होनी चाहिए। ठीक है, फाइन, हो गया। आवाज कम आ रही है बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। कर लोगे ना? सर लेकिन वो को वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो है वो मतलब वो आपने एक बार वापस बता सकते हो कैसे किया? अबे क्या बताऊं, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने क्या लिखा है? हमें नेट फोर्स जीरो करना, मतलब इक्वेट टू जीरो कर देंगे कहीं भी। हाँ तो ये क्या है, ये फोर्स है ना, इसको मैंने इक्वल टू लिख दिया जीरो। अब इसके बाद में इसको इधर ले आया यार। हाँ वो समझा। फिर उसके बाद क्या किया? सर वो सिंबल्स जो है ना वो उसका मीनिंग पूछ रहा था मैं एक्चुअली। छोड़ दे, कोई बात नहीं। ये कोई हमारे पास में अपने ने रैंडम चीज है E, ये हमारे पास में है B। हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। बस ये बताओ कि ये अगर तुम्हारा आई कैप में है, ये अगर तुम्हारा जे कैप में है, तो ये जो वेक्टर है ये कहाँ की तरफ होना चाहिए? ठीक है। के कैप में। बस क्वेश्चन खत्म।
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगले साल देखेंगे 12th क्लास में, अभी क्यों देखना है। बस अभी मान के चलो कि एक हमारे पास है ना वेक्टर्स हैं कुछ, वो वेक्टर्स है ना किसको भी डिनोट करते हैं, उससे क्या मतलब है। फाइन। सर 9th वन एक बार समझा सकते हैं क्या? हाँ 9th का ट्यूटोरियल, 9th का ट्यूटोरियल मतलब ट्यूटोरियल लेक्चर 7 ट्यूटोरियल 1 का 9th क्वेश्चन सर। भाई 9th क्वेश्चन में सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं एक हेक्सागन बना रहे हैं, तो सारे वेक्टर का समेशन कितना होना चाहिए? 0 सर। 0 होना चाहिए। ओके मुझे बताओ कि एक वेक्टर तुमको ऐसे दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है a और इसका एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, a cos थीटा i कैप प्लस a sin एक थीटा, sin थीटा j कैप। राइट। यस सर। तो बस मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए और सारे वेक्टर्स का एक्स एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल चाहिए, राइट। यस सर। ओके तो हमने क्या कर दिया, हमने एक हेक्सागन बनाया जो जैसा उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और ये उसने बोला है ना रेगुलर हेक्सागन है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी a, इसका मैग्नीट्यूड भी a, इसका मैग्नीट्यूड भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी, राइट। और हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है बताओ? फॉर्मूला भूल गया सर। अरे फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला होता है पॉलीगन का इंटीग्रल एंगल 120 डिग्री। हाँ 120 डिग्री। ठीक है, या फिर सिंपल सी बात है कि जो अपना एक्सटीरियर एंगल होता है वो कैलकुलेट कर लो। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। ओके सर। तो हमारे पास जो साइड कितनी है 6, तो हमारा जो अपना एक्सटीरियर एंगल आएगा वो कितना बन जाएगा 60 डिग्री। यस सर। ठीक है ना। ओके तो ये एंगल 60 है तो अंदर वाला 120। तो फाइन, पहले मैंने लिखा वेक्टर a1, इसको मैंने बोला a1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए सर। और इसका एंगल कितना बन रहा है 120 एक्स एक्सिस के साथ? हाँ 60 डिग्री। अच्छा एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री। 0। अच्छा तो सॉरी। ये वाला ये तो इसी के अलोंग है ना। हाँ 0 है सर, सॉरी ठीक है, सर। फिर हमने a2 लिया, इसका sir. मैग्नीट्यूड a, इसका एंगल कितना बन रहा है सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60। ये देखो ना, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये वेक्टर, तो ये एंगल कितना π/3, एंगल कितना बन रहा है π/3। फिर मेरे पास में वेक्टर आएगा a3, उसका मैग्नीट्यूड कितना है a, बताओ यहाँ का एंगल कितना π/3, तो उसका एंगल कितना बन गया π/3, π/3 कितना हो गया 2π/3। वैसे मेरे पास में वेक्टर आएगा a4, उसका एंगल कितना बनेगा 3π/3। भाई ये यहाँ से उसको इसका हो गया ना, बेंडिंग हो गया ना भाई हर वेक्टर के आगे वाला जो वेक्टर है वो π/3 एंगल से क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। यस सर। हर वेक्टर का एंगल क्या कर रहा है π/3 आगे जा रहा है ना। तो Yes, पहले sir. वाला 0, सेकंड वाला π/3, थर्ड वाला 2π/3, फोर्थ वाला 3π/3। 3π/3। और वैसे ही a5 क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड है a और 4π/3। और वेक्टर जो 6 है वो क्या बन जाएगा a 5π/3। अब मुझे पता है कि अगर किसी वेक्टर का समेशन 0 है, सारे वेक्टर का, तो उसके x कंपोनेंट का समेशन भी 0 होना चाहिए। यस सर। और जो y कंपोनेंट है उनका समेशन भी 0 होना चाहिए। यस सर। तो अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया कि वेक्टर a है, मैग्नीट्यूड ये है, एंगल ये है, तो तुमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ ये दिया हुआ है, तो x कंपोनेंट को 0 कर दो, क्या लिखोगे a cos 0 प्लस a cos π/3 प्लस a cos 2π/3 प्लस a cos 3π/3 प्लस a cos 4π/3 प्लस a cos 5π/3। इन सब का समेशन कितना होना चाहिए 0 सर। 0, क्योंकि आई कैप वाले हैं ना सारे। अब यहाँ से Yes, इसको हटा दो a को, क्योंकि वो तो मैं हर जगह से अपना कॉमन आ जाएगा ना। यस सर। और सेम चीज कर सकते हो साइन के साथ भी, तुम लिख सकते हो कि
sin 0 a sin 0 plus a sin a sin pi pi by by 3 plus a sin 2 by 2 2 pi by 3 plus a sin a sin 3 3 pi pi by by 3 plus a sin 4 pi by pi by 3 a sin pi। इसका समेशन भी कितना होगा? 0 होगा सर। तो तुम इसको भी प्रूव कर सकते हो, उसको भी प्रूव कर सकते हो, ओके क्योंकि सर। अगर वेक्टर्स का समेशन 0 है तो उनके x कंपोनेंट का समेशन भी 0 है और y कंपोनेंट का समेशन भी 0। फाइन। ओके सर, समझ आ गया। चलो लेक्चर 6 में आओ। लेक्चर 6 के आंसर मैंने ग्रुप पे अपना डाल दिए थे ना, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो हो गए होंगे। उसके अलावा भी अगर किसी में डाउट है तो बताओ। अरे लेक्चर 6 के क्वेश्चन तो हमने क्लास के अंदर भी किए थे ना, लास्ट क्लास में। हाँ सर, लास्ट क्लास में आपने किया है ना? हाँ तो बताओ फिर, मतलब कि और कौन से क्वेश्चन पूछना है? जल्दी बोलो यार, देखो मतलब कैसे मत करो। सर। हाँ कभी कभी जब हम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, कभी क्वाड्रेटिक में आता है ना सर, लाइक सॉल्विंग मेथड में सर, वो आप प्लस माइनस दोनों में मतलब आ जाते हैं, तो उसमें प्लस लेना है माइनस लेना है सर मैग्नीट्यूड? प्लस, क्योंकि प्लस। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। ओके सर। अच्छा, हाँ मतलब लेकिन जो नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना सर? यस सेम। यस यस, कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक वेक्टर है a -3i कैप प्लस 4j कैप, तो कोफिशिएंट है इसका वो हो सकता है नेगेटिव। बट अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3, इसका मैग्नीट्यूड 4। गॉट इट सर। तो जैसे कि एक क्वेश्चन था कि फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सम वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 5। हाँ सर, अभी करवाया था। हाँ तो उसके अंदर क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एक वेक्टर में i कैप प्लस j कैप, और फिर कहाँ था वो क्वेश्चन? इसका था वो सर। लेक्चर कौन सा था? 6 या 7? 7 सर। लेक्चर 7 में हाँ, फाइंड ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन उस मैग्नीट्यूड, तो मैंने एक अपने एज्यूम कर लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और एक और वेक्टर है पी वेक्टर दिया हुआ था आई कैप प्लस 5 जे कैप, और हमको दिया हुआ है कि ए वेक्टर इज एन परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको दिया हुआ है 5। तो हमारे पास कितने आंसर आएंगे? एक आंसर आएगा, दो आएंगे? 2 आ सकते हैं सर। 2 आ सकते हैं। कैसे? सपोज एक वेक्टर है हमारे पास में p, ये एक वेक्टर है p, अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने हैं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ना, एक हमारा ऊपर वाला वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, एक हमारा इधर वाला भी परपेंडिकुलर है, लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या है? बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। यस सर। क्योंकि ऑपोजिट वेक्टर है ना। तो जब यहाँ पे हम लिखते हैं तो जो अपना क्वाड्रेटिक आती है वो कुछ ऐसे आती है कि क्या लिखते हैं, a प्लस
5b इक्वल टू 0, और ये यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हमारे पास में इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यस सर, समझ में आ गया सर। हाँ ठीक। सर वो आपने जो एक पीडीएफ दी थी ना बुक का, वो यूएसएस फिजिक्स करके था, हाँ हाँ तो उसके अंदर है ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन और वो सब कुछ दिया है। तो नहीं 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 नहीं, वो सब हम करेंगे अपने काइनेमेटिक्स में, ठीक है ना। मुझे वो रेन वाला समझ नहीं आ रहा था इसलिए। नहीं नहीं, वो सब हम अपने काइनेमेटिक्स में करेंगे बाद में। ओके सर। सर हाँ सर, मेरे को लेक्चर 6 के ट्यूटोरियल के 4th क्वेश्चन में डाउट है। लेक्चर 6 का ट्यूटोरियल का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो पैरेलल रहते हैं। ओके, अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट 0। उनका 0 होना चाहिए। यस सर। हाँ भाई, किसने यस पूछा? सर। यस सर। हाँ, तो उसी टाइप से इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल हैं तो मतलब उनके बीच का एंगल कितना बन गया? डॉट प्रोडक्ट 1। 0 हो गया ना एंगल। 0 होता है, तो मतलब कि उनका एक क्रॉस भी क्या होना चाहिए? 0। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं उसका बनाऊंगा डिटर्मिनेंट i j k। पहला वेक्टर क्या है? 3 - 5 नहीं है ना, नहीं 2 3 4 2 3 - 4। सेकंड वाला वेक्टर क्या है? 3 - a b b। इसको क्या कर दोगे? 0। बताओ क्या आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ। 3b - 4a ब्रैकेट में i क्या? तो पहले लिखा i में ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3b - 4a, फिर लिखा माइनस j क्या? j, ये हटा दिया, ये हटा दिया, 2b तो + 12 2b + 12 प्लस k k क्या? क्या, ये हटा दिया, ये हटा दिया, -2a - 9। -2a - 9 इक्वल टू 0। सर मतलब अब बताओ, सारे इंडिविजुअल 0 रहेंगे। if a vector is 0, that means x component is 0, y component is 0 and z component is 0। तो पहले मैं इसको 0 किया, इसको 0 किया, क्या आएगा b का वैल्यू? सर -6। इसको जब मैं 0 करूंगा तो मेरे पास में a का वैल्यू आएगा -4.5। ठीक है। और इन दोनों को अगर तुम इसमें पुट करके देखोगे तो ये भी 0 बनना चाहिए, तो इससे तुम्हारा आंसर जो है वो भी वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पुट करो, ये भी तुम्हारे पास में 0 आ जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, तो हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये देखेंगे ना कि अगर पैरेलल दिया है या फिर 90 डिग्री दिया है, और अगर 90 डिग्री दिया है तो मतलब हमें स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, और अगर पैरेलल दिए तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे ना। यस भाई, जो हमारे लिए अपना कन्वीनियंस है हम उसको अप्लाई कर देंगे, है ना। उसमें एंगल जो होता है उसके अंदर cos थीटा आता है, तो जो 90 डिग्री वाली जो चीज है वो हेल्पफुल है, और यहाँ पे हमारे पास है sin थीटा आता है, तो जो अपने 0 डिग्री वाली चीज है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो इट्स गुड, है ना। हाँ चलो और बताओ। साइन रूल पे क्वेश्चन दो। साइन रूल पे क्वेश्चन, साइन रूल पे था ना एक क्वेश्चन। चलो साइन रूल पे क्वेश्चन देते हैं। सपोज एक हमारे पास में स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको ऐसे फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे एक मास है, इस मास ये है m, और हमको m का वैल्यू दिया हुआ है 10 kg। तो यहाँ पे mg फोर्स लगेगा ना, तो mg फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
mg ये हो जाएगा 100 न्यूटन। ये हमारे पास में है F, और ये एंगल हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। सपोज इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है T, हमसे पूछा फाइंड T एंड F, बताओ। अब यहाँ पे लगाओ तुम्हारा वो वाला रूल, क्या साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, देखो ये एंगल 30 है तो यहाँ का एंगल कितना हुआ 150। 150, ये एंगल 90, और ये हमारा कंप्लीट एंगल कितना बन गया 120। फाइन। तो अब क्या लगा सकते हो, ये है फोर्स, इसके सामने एंगल कौन सा है ये वाला, तो F अपॉन साइन 120 इक्वल टू ये है mg 100। सर ऐसे ऑपोजिट फोर्स क्यों लगाते, मतलब ऑपोजिट एंगल का क्यों लेते हैं हम साइन? तो ये यही तो हमारा साइन रूल था। ओके सर। साइन रूल यही था ना, मतलब कि a अपॉन a, जैसे अगर तुम कहते हो ट्राइंगल बनाते हो ना, तो इस वाले एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये होती है ना। सर याद आ गया, सॉरी। हाँ सर तो हम लोग वो ट्रायंगल नहीं है फिर भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्राइंगल तो हम बना ही सकते हैं ना अपन हमेशा, इसको पैरेलल जो वेक्टर्स को शिफ्ट करके। हाँ हाँ ठीक है, तो ये mg, इसके सामने एंगल कौन सा है 150, तो साइन 150, और फिर क्या बच गया t, इसके सामने एंगल कितना है 90। बस अब एक बार इसको इसके साथ रखो तो तुम्हारे पास f की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ रखोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। और आई वुड से कि साइन रूल इतना अप्लाई मत करो ना, कंपोनेंट करके करो। कंपोनेंट कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करेंगे सर, एक बार बता दीजिए। अरे कंपोनेंट कर देंगे, ये लो इसका तो इधर कंपोनेंट आएगा वो इसके बराबर होगा, तो यहाँ कंपोनेंट आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा समझ में आ गया सर, है ना। हाँ तो कंपोनेंट करके सॉल्व करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम आगे जाके कंपोनेंट वाली चीजें काम में लेते हैं ना, साइन रूल कोसाइन रूल इतना काम में नहीं लेते हैं। हाँ चलो और बताओ। हाँ भाई चलो तुम तो पूछ नहीं रहे, मैं बताता हूँ। एक चीज होती है टॉर्क, नाम सुना है? हाँ सर। हाँ भाई हर्षित, ओ हर्षित कहाँ गया? हाँ इधर ही सर। हाँ बताओ, नाम सुना है? क्या होता है टॉर्क? सर गाड़ी में होता है। अरे क्या होता क्या है, फिजिकल सेंस क्या है इसका? सर आइडिया नहीं है। क्यों स्कूल में नहीं था? नहीं सर। टॉर्क जैसे चीजों को मूव करवाने के लिए तुमको फोर्स चाहिए ना, वैसे ही चीजों को अगर रोटेट करवाने के लिए तुमको चाहिए टॉर्क। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर कोई चीज घूम रही है तो या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या फिर कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज। उसके अलावा तो कोई है नहीं पॉसिबिलिटी। जी तो सर। हमारे पास अपने आप ही वेक्टर आ गया कि तुम क्लॉकवाइज घूम रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। तो ये जो होता है ये हमारे पास में, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है, इसको ये करते हैं टॉर्क, ये इसका सिंबल है। ठीक है, और वैल्यू होती है R क्रॉस F साइन थीटा। नहीं हो गया ना, R क्रॉस F अपने आप ही। अब लिखते हैं पर सर टॉर्क का होता है, R को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पर सर टॉर्क का फॉर्मूला तो RF साइन थीटा होता है ना सर? अरे तो इसको सॉल्व करोगे तो पर क्या ये आएगा? क्रॉस है ना। अच्छा वो ठीक है ना। अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। F इज फोर्स वेक्टर। सर ये हमारा वेक्टर्स का ही कंटिन्यूशन है। हाँ भाई, जैसे कि वर्क डन होता है, वर्क डन कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना। तुम लिखते हाँ। हो कि फोर्स और डिस्टेंस का स्केलर प्रोडक्ट, वो क्या आता है वर्क। और अगर तुम कर दोगे फोर्स इनटू अपने डिस्टेंस का वेक्टर प्रोडक्ट, तो वो क्या बन जाएगा
टॉर्क। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज तुम यहां बैठे हो, ये एक पॉइंट है, ठीक है, और तुमने एक यहां पे लगा रखा है, ये लगा रखा है एक रॉड, तुमने यहां पे लगाया फोर्स, एक तुमने यहां पे लगा रखा है फोर्स, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रखा है, ये जो है इसका डिस्टेंस सपोज तुमने बोल दिया आ। तो अब अगर तुमको निकालना है तो हम बोलते हैं कि इस चीज को स्टेटमेंट में कि इस पॉइंट के अबाउट में उस फोर्स का टॉर्क, तो सपोज ये यहां पे लग रहा है ना, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो ये लो, ये हो गया तुम्हारा आर वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल कौन सा हो गया 90 के बीच में, इनके बीच में एंगल आएगा ये वाला एंगल थीटा। सर मतलब एक सर्कल का टैंजेंट हुआ ना वो फोर्स। अरे तो यार वो एंगल तुम लेना, ये लो, बस अब सही है, फाइन। ये लो, आप कहोगे ना कि अगर मैं यहां बैठा हूं तो ये जो लाइन है ये तो क्या बन गया मेरा पोजीशन वेक्टर यहाँ की तरफ, और ये बन गया फोर्स वेक्टर, और ये है इनके बीच के एंगल का ना थीटा। फाइन। तो देखो जैसे एक अपना एग्जांपल करो, ए फोर्स ऑफ 3i cap minus j cap acting on a point 2i cap plus j cap minus k cap. Find torque about origin. बताओ क्या आएगा? हाँ भाई क्या है बताओ, क्या किसे है? तो हमको पता होना चाहिए कि ये फोर्स है, ये है अपना पॉइंट पोजीशन वेक्टर, तो हम लिखेंगे टॉर्क, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे आई जे के, ठीक है, तो आर ये है आर, तो 2 1 -1 3 -1 0, तो हमारे पास क्या बन जाएगा आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 माइनस जे कैप 0 +3 प्लस के कैप -2 -3, क्या बनेगा माइनस आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। ये आया? सर वो जो आपने डायग्राम बनाया ना वो थोड़ा नहीं समझा। कोई बात नहीं, मत समझो, इतना काफी है, फॉर्मूला याद रखो।
किसी भी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क इज पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, ये हम देखेंगे 1-2 महीने बाद में जब अपने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया टॉर्क का, रूट 1 + 9 + 25, तो कितना होगा रूट 35। यूनिट क्या बनेगा इसका, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या होता है न्यूटन, और जो दोनों डिस्टेंस वेक्टर है वो हमारे पास में होता है मीटर में, तो अपना नाउ न्यूटन मीटर बन जाएगा। फाइन। हाँ चलो और कुछ बताओ, पूछना है तो। अभी हो गए सारे डाउट। इज देयर क्लास टुमारो? नो, टुमारो यू विल बी हैविंग ओनली टेस्ट। जो तुम्हारा स्लॉट होता है ना मॉर्निंग वाला, तो जो तुम्हारा पहला स्लॉट होगा 9:30 नहीं 9 to 10:30, उसके अंदर होगा टेस्ट, और उसके बाद में तुम्हारे फिजिक्स और मैथ्स का, नहीं वो केमिस्ट्री और मैथ्स का लेक्चर।